प्रिय दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चर्चा करेंगे एक ऐसी गंभीर परिस्थिति के बारे में जिसने हाल ही में पूरे विश्व में एक खौफनाक माहौल सा बना रखा है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, हम बात करेंगे उसी संदिग्ध विषाणु संक्रमण के बारे में जिसे कोविड-19 के नाम से भी हम जानते हैं। और इसी विषय पर चर्चा और उसके समाधान के लिए आज हमारे बीच सादर आमंत्रित हुए हैं इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय चिकित्सालय के औषधि विभाग में और साथ ही में क्लिनिकल नोडल ऑफिसर के पद पर कार्यरत प्रोफेसर बलबीर सिंह वर्मा जी। डॉक्टर वर्मा जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही में आज हमारे साथ एक नए विशेषज्ञ भी आए हैं जो कि एक कर्मठ विशेषज्ञ हैं और जिनकी जो कंट्रीब्यूशन है कोविड-19 के लिए बहुत ही सराहनीय रही है। साथ ही में हमारे साथ इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के पल्मोनरी मेडिसिन विभाग में बतौर आचार्य पद पर कार्यरत प्रोफेसर मलय सरकार जी। डॉक्टर सरकार जी और डॉक्टर बलबीर सिंह वर्मा जी, आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है इस कोविड-19 महामारी और जंग बोलें जिसे कि पैंडेमिक के तौर पे आज इसे देखा जाता है। पूरे विश्व में जब हम कोविड-19 की बात करते हैं तो आज पूरा विश्व जो हाईली डेवलप्ड कंट्रीज़ भी थे आज नतमस्तक हो चुके हैं इस कोविड-19 के आगे। आज हम उस मुकाम में हैं जब कोरोना वायरस पिछले 3-1 महीनों से हम बात कर रहे हैं कोरोना कोविड-19 के बारे में। आए दिन देखा गया है कई भ्रम हैं, कई खौफ हैं, लोगों को ये लगता है कि पता नहीं अब क्या होगा, कैसे होगा। कुछ एक दवाइयों के बारे में उन्होंने सुना है, कुछ एक विकल्प जो बार बार मीडिया के द्वारा बताए जा रहे हैं उनके बारे में भी उनको थोड़ी जानकारी है, पर इसे बड़ी ईमानदारी और सजगता से निभाना अनिवार्य है अगर हमारे को इसकी चेन को ब्रेक करना है। तो सबसे पहला प्रश्न पे आते हैं प्रोफेसर मलय सरकार जी आपसे। सर, चूंकि आप एक बहुत ही एक्सपर्ट हैं कोविड-19 की टीम पे और स्टेट जो क्लिनिकल नोडल ऑफिसर के नाम से भी आपको दायित्व सौंपा गया है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर इसकी एपिडेमोलॉजी के बाद में बात करें तो कोविड-19 की क्या हिस्ट्री है? तो इस वायरस ने पहली बार स्टार्टिंग हुआ था 2019 की दिसंबर महीना में चाइना की एक एरिया में वुहान प्रदेश से, एंड धीरे धीरे ग्रेजुअली पूरा दुनिया में ये फैल गया है। हमारे देश में भी रेगुलरली केस आ रही है इसकी। तो इस वायरस की जो कैरेक्टरिस्टिक है, एक है इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी, इसकी पावर है इन्फेक्ट करने की दूसरा पेशेंट, जो दूसरा पर्सन को, जो ससेप्टेबल पर्सन को इन्फेक्ट करने की पावर वो बहुत ज़्यादा है। और एक कैरेक्टरिस्टिक है इस वायरस की, ये स्टेबल है, पार्ट्स जैसा कोई इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर ये रुक गया उसके ऊपर ये काफ़ी टाइम तक स्टेबल रहते, परसिस्टेंट रहते। तो ये दो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। जो पहली वाले जो बात मैं करना चाहता हूँ, ट्रांसमिसिबिलिटी पावर, जैसा एक आदमी को इन्फेक्शन है उससे कितने और को इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है विद इन ए ससेप्टेबल पॉपुलेशन। इसको हम मेडिकल टर्म में बोलते बेसिक रिप्रोडक्टिव नंबर और आर नॉट। जैसा आर नॉट 2 है, दैट मीन एक बीमारी पर्सन से 2 आदमी को इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। अगर मैंने बोले जो आर नॉट 3 है तो एक इन्फेक्टेड आदमी 3 आदमी को इन्फेक्शन को स्प्रेड करा सकता है। तो अल्टीमेटली जो हार्ट इम्यूनिटी बोलते, जो कम्युनिटी लेवल में जो इम्यूनिटी होते पॉपुलेशन लेवल में, वो भी ये आर नॉट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आर नॉट 2 है, दैट मीन्स जो आपकी पॉपुलेशन लेवल में 50% पॉपुलेशन को इन्फेक्टेड हो इम्यूनाइज्ड हो करने पड़ेंगे। ये वो आप वैक्सीन से भी कर सकते हो, नेचुरल इन्फेक्शन से भी कर सकता हो। आर नॉट 3 मीन्स 67% पॉपुलेशन को आपको इम्यूनाइज करने होगा नेचुरल इन्फेक्शन की द्वारा और वैक्सीनेशन की द्वारा। चलिए, जिस तरह का कि आज ये विशेष कार्यक्रम कोविड-19 पे आयोजित किया गया है और हमें नहीं लगता और सभी आवाम का भी ये दायित्व बनता कि कोई भी ऐसी समस्या, ऐसी कन्फ्यूजन उनके जहन में, उनके दिमाग में ना रह जाए जिससे कि वो इस लड़ाई को लड़ने में कहीं असक्षम हो जाएं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता देना चाहता हूँ, ये हमारा जो कार्यक्रम है लाइव फोन इन है। कोई भी दर्शक अपनी किसी भी समस्या या उससे जुड़े समाधान को लेकर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, वह हमारा दूरभाष नंबर नोट कर लें। हमारा दूरभाष नंबर रहेगा 0177 2800 177 और 2800 178। तो चलिए, आप जिक्र कर रहे थे इसकी एपिडेमोलॉजी के बाद। प्रोफेसर बलबीर सिंह वर्मा जी, आप एक टीम गठित कर रखी है आपने इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में, और आए दिन आपके पास पीछे 3 जो पॉजिटिव पेशेंट्स आए थे कोरोना 19 के,
कोविड-19 के, तो उसके बारे में भी काफ़ी देखभाल की गई। आपकी जो सेग्रीगेशन था बहुत ही अच्छा स्टीक था, तो आपकी कार्यप्रणाली बहुत ही सुदृढ़ और अच्छी रही है। उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी आप इसी तरह की सेवाएं प्रदान करेंगे। अगर मैं इस वायरस के, इस विषाणु के बारे में आपसे कुछ जानना चाहूँ कि ये विषाणु किस तरह का है, जैसे हम सारे मीडिया द्वारा बताते हैं हवा में फैलता है, ड्रॉपलेट के ज़रिए। कई लोग बोल रहे हैं कि शायद ये कम्युनिटी में ना आ जाए। अभी लोगों को काफ़ी चीज़ें समझनी हैं। कई बार हमें लगता है कि उचित दूरी जो ये कम से कम लगभग 1 मीटर या 3 फीट की, यहाँ भी पूरा इसका हम पालन कर रहे हैं। तो इस वायरस के बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे महत्वपूर्ण, जो कि हमारे जो समाज में जितने भी हमारे जो भाई बहन बुजुर्ग हैं उनको ये समझना अति अनिवार्य बन जाए कि ये लॉकडाउन जो रखा हुआ है ये इस बीमारी को, ट्रांसमिशन की प्रोग्रेशन को और इस ट्रांसमिशन की कड़ी चेन को ब्रेक करने के लिए रखा गया। आखिर ये किस तरह का वायरस है? शुक्रिया। इसमें मैं 2-3 इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ। पहला कि लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करें। हिमाचल प्रदेश बहुत अच्छा पालन कर रहा है और उसी के बदौलत ये हम इतनी ट्रांसमिशन या नंबर ऑफ केसेस को कम कर पाए हैं। सेकंड कि जैसे गवर्नमेंट ने बोला है, गवर्नमेंट डायरेक्शंस हैं, मैं हर किसी को रिक्वेस्ट करूंगा कि बाहर जाते टाइम मास्क पहनें। मास्क पहनना अनिवार्य है और उससे ट्रांसमिशन कम हो जाती है। तीसरा, हैंड हाइजीन, जो भी चीज़ को आप छुएं, हाथ मुंह को ना छुएं, और कोई सरफेस को आप छूते हैं तो अपने हाथ साबुन के साथ धो लें या सैनिटाइजर के साथ साफ करें। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो। हेलो हेलो हेलो, आपकी आवाज़ धीमी आ रही है। आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर, मेरा नाम केशव राम है। मैं तहसील अर्की गांव गावड़ा से बोल रहा हूँ जी। अच्छा, केशव राम जी तहसील अर्की गांव गावड़ा से बोल रहे हैं जी। आप बताइए, हमारी जो एक्सपर्ट पैनल हैं जो यहाँ कोविड-19 के बारे में जो जानकारी दे रहे हैं, उनसे किससे आपका सवाल रहेगा? मेरे भी दो सवाल हैं। एक तो आईजीएमसी से जो बैठे हैं साहब जी, उनसे है। और सबसे एक पहला मेरा सवाल आपका किससे रहेगा जी? डॉक्टर विमल भारती से पूछना चाहता हूँ कि मैं साइकेट्रिक की दवाई लेता हूँ 22 साल से, डिप्रेशन का मरीज हूँ। किस चीज़ की दवाई का सेवन करते हैं आप? डिप्रेशन डिप्रेशन की दवाइयों का सेवन करते हैं? हाँ जी। तो साइकेट्री डिपार्टमेंट से? मेरी उम्र 48 साल है, तो क्या मुझे भी इस बीमारी से खतरा है? तो देखिए, केशव राम जी का सवाल एक जनरल सा सवाल है और ये सवाल मुझसे करना चाह रहे हैं। तो यही सवाल हमारे जो मेडिसिन के एक्सपर्ट हैं, जो हमारे प्रोफेसर हैं, मैं इनको सवाल आपका देता हूँ। ये केशव राम जी कह रहे हैं अर्की से कि ये डिप्रेशन की दवाइयाँ खाते हैं, 48 साल इनकी उम्र है, तो क्या इनको भी खतरा है? हम उसी खतरे की बात करें केशव राम जी, किसी को कोई खतरा नहीं है, पर समझदारी का खतरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप समझदार हैं तो खतरा कम है, और अगर ना समझ से काम करते हैं तो खतरे का अनुमान हम लगा नहीं सकते। चलिए, प्रोफेसर बलबीर सिंह वर्मा जी, केशव राम जी जा रहे हैं कि ये डिप्रेशन के ग्रसित हैं और 48 साल इनकी उम्र है, काफ़ी अरसे से डिप्रेशन की दवा खा रहे हैं, क्या इनको डरने की बात है? केशव राम जी, आप अपनी जो डिप्रेशन की दवाई है वो आप खाते रहिए, नियमित खाते रहिए, चेकअप करवाते रहिए। अगर नहीं आ सकते तो जो हमने EOPD की फैसिलिटी IGMC में शुरू की है, उसके बदौलत भी आप अपने कंसल्टेंट या जो भी डॉक्टर हैं उनके साथ आप संपर्क में रह सकते हैं, पर अपनी दवाइयाँ लेते रहिए। बाकी जैसे मैंने कहा, मास्क पहनिए, अपना हैंड हाइजीन, हाथों की सफाई रखिए, साबुन से धोइए या फिर सैनिटाइज़र के साथ कीजिए। और अगर कोई तकलीफ होती है, कोई खांसी, कोई जुकाम, कोई सिम्टम होते हैं, तो अवश्य ही आप डॉक्टर के पास जाएं। तो चलिए केशव राम जी, शायद आपको आपकी जो प्रश्न है उसका उत्तर मिल गया होगा। तो आप नियमित रूप से अपने आप जिस जो भी सावधानियां बताई जा रही हैं उनका पालन करें। डिप्रेशन की कोई बात नहीं, अगर आप खुश रहेंगे तो आपकी जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और आप इस खतरे से दूर रहेंगे। चलिए, एक अगला कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। दूरदर्शन शिमला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना नाम बताइए और जगह बताइए। डॉक्टर साहब, मैं जाखू शिमला से रमेश गंगोत्रा बोल रहा हूँ। जी मल्होत्रा जी। गंगोत्रा सर। जी गंगोत्रा जी, आपका क्या प्रश्न और किससे प्रश्न रहेगा? डॉक्टर साहब, मेरा डॉक्टर मलाई सरकार से प्रश्न है जी कि मेरे को कोई 15 दिन से गले में खराश है, ना मुझे टेम्परेचर है, ना मुझे खांसी है, ना बलगम है, ना नाक चल रहा है जी, पर गले में ना खराश सी रह रही है जी। तो मैंने इसके लिए अपना जो हमारे यहाँ PHC है, मैंने वहां से उसका एंटीबायोटिक का कोर्स भी लिया था, पर मुझे ना कुछ रिलीफ नहीं है, कुछ ऐसे टेंशन वाली बात। जी,
गंगोत्रा जी, आपका बड़ा वाजिब प्रश्न है। आजकल वैसे भी ये बड़ी भ्रांतियां हैं कि कहीं ये सर्दी जुकाम बुखार कहीं कोरोना ही तो नहीं है। तो गंगोत्रा जी आपसे सवाल का उत्तर जानना चाहते हैं कि उनके गले में खराश है काफ़ी दिनों से, उन्हें बुखार नहीं है, खांसी भी हल्की फुल्की है, पर खराश ज़्यादा, और उन्होंने एंटीबायोटिक का भी शायद डॉक्टरी परामर्श से सेवन किया है। तो इसके बारे में इनको क्या जवाब देना चाहेंगे? सिंपल जो खराश होते हैं ये ज़रूरी नहीं जो कोविड से ही होना है, कोविड-19 से, और भी वायरल इन्फेक्शन होते जो इस टाइम हो सकता है, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरल इन्फेक्शन हो, कॉमन होते, और भी अदर रेस्पिरेटरी वायरसेस होते, इवन एलर्जी से भी हो सकता है। तो इनको चाहिए आईजीएमसी में आके दिखा लेना, बिकॉज अभी तो हमारी ओपीडी खुल गया, स्टार्ट हो गया ओपीडी, जाकू से आईजीएमसी नज़दीकी है। बट ज़रूरी नहीं जो कोई भी खराश हो, कोई भी खांसी व जुकाम हो कोरोना से ही होना है। अभी भी सिमिलर डिस्ट्रिक्ट में कोई पेशेंट तो हमारी कोविड-19 पॉजिटिव नहीं था, वो बाकी डिस्ट्रिक्ट से आया था, तो इसलिए चांस कम है जो कोई भी पेशेंट को खांसी व जुकाम होगा वो कोरोना से ही है, बिकॉज कम्युनिटी ट्रांसमिशन अभी भी हुआ नहीं हमारी यहाँ। तो गंगोत्रा जी, आपको आपके शायद प्रश्न का उत्तर ज़रूर मिल गया होगा। जो सर्दी जुकाम बुखार है ये और भी कई वायरस हैं, जिस तरह से कई इन्होंने टाइप्स बताए, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल है, आपका राइनो वायरस है या इन्फ्लुएंजा वायरस है। तो आपकी जब ट्रैवल की कोई हिस्ट्री नहीं है, किसी संदिग्ध व्यक्ति के आप कांटेक्ट में नहीं आए, आपको ज़रा भी घबराने की जरूरत नहीं। आप घर में जो घरेलू नुस्खे हैं और जो टीवी के माध्यम से और भी कई जरियों के नुस्खे दिए जाते हैं उनको अमल में लाएं। हाँ, अगर कोई खतरे का ऐसा लक्षण आपको लगता है, बुखार में तीव्रता लगती है, गले में खराश बहुत ज़्यादा लगती है, छाती में संकट लगता है या सांस में बहुत ज़्यादा घुटन लगती है, तो आप बिल्कुल नज़दीक में हैं हमारे आईजीएमसी के, आप वहाँ आ सकते हैं अपने टेस्ट करा के, अपनी पुष्टि करा के। और ख़ास तौर पर आपको ये हिदायत देना चाहिए कि बिना डॉक्टरी परामर्श के कोई भी आपने दवा नहीं लेनी। शायद आज हमारे दर्शक बहुत उत्सुक हैं, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं जी? आशीष शर्मा। आशीष शर्मा जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? चिंतपूर्णी से। अच्छा आशीष शर्मा जी, आपका किससे प्रश्न रहेगा और क्या प्रश्न रहेगा ये बताइए आप। हमारा प्रश्न ये है कि जो WHO ने और ICMR ने, WHO और ICMR ने, हाँ जी, जो गाइडलाइन जो कोरोना की रोकथाम के लिए जारी की है जी, उसके लिए एक हमारा क्वेश्चन ये है कि लोगों को जो लॉकडाउन के टाइम जो रिलैक्सेशन सरकार द्वारा दी गई है जी, उसका पालन तो कर रहे हैं जी, लेकिन उसके बाद जब वो वापस घर आते हैं कुछ सामान खरीद कर, तो उसके लिए जो घरों में जो सैनिटाइजेशन का काम है, घर की साफ सफाई जो है किस केमिकल से की जाए, अच्छा ताकि जो है आम जनता जो है लॉकडाउन के दौरान घरों की सफाई भी करे और जो मोदी जी का स्वच्छ भारत कार्यक्रम है उसमें जो है सहयोग प्राप्त हो। बहुत ही अच्छा प्रश्न, आपने बड़ा ही जागरूक और बड़ी जानकारी वाला आपने प्रश्न किया आशीष शर्मा जी। प्रश्न के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आपका इस प्रश्न का जो समाधान है हमारे प्रोफेसर बलबीर सिंह वर्मा जी से लेते हैं। सर, बड़ा वाजिब सा प्रश्न है इनका। जो हम मार्केट में जाते हैं और ख़रीदारी करते हैं, नेचुरली हम काफ़ी सारे लोगों के कांटेक्ट में आते हैं और जो सामान हम खरीदते हैं या सब्जी या फल या दूसरी चीज़ें लाते हैं, नेचुरली इसमें फोमाइट होने के, इसमें इन्फेक्शन का डर रहता है। मेरा ये है कि जो प्रिस्क्राइब्ड है कि जो जूते हैं, जूते घर के बाहर ही खोल दें, है ना। कपड़े बहुत सारे खोलना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, पर जो सब्जी है उसको आप साफ़ पानी में, बहते हुए पानी में अगर उसको अच्छी तरह धो लेते हैं तो सब्जी तो काफ़ी हद तक वो सुरक्षित हो जाती है। बाकी जो आपके कपड़े हैं, अगर आप एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कपड़े पहनते हैं, हम बोलते हैं, यूजुअली एडवाइस करते हैं कि एक ही कपड़े पहनो, घर के बाहर रखो, और अगर आपने कपड़े नहीं बाहर के रखने हैं तो उसको फिर धोने के लिए डाल दो और उसको वॉशिंग मशीन में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और एक डिटर्जेंट में अगर आप डालते हैं तो वो कपड़े अच्छी तरह धुल जाएंगे। बाकी जो दूसरा सामान है जिसको आप साफ़ कर सकते हैं बाहर से, उसको फिर उसको वैसे साफ़ किया जा सकता है। और जो आपका सैनिटाइज़र है, अपने हाथ और हाथ पैर और ये इनको तो धोया जा सकता है। आदमी अपने आप स्नान भी, शावर भी ले सकता है और उस तरह से वो सैनिटाइज हो जाएगा। तो आशीष शर्मा जी, शायद आप संतुष्ट हो गए होंगे अपने प्रश्न से, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने में, और बहुत अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी आप लेके आए। इसका समाधान शायद सारी पब्लिक को फ़ायदा देगा। हेलो
हाँ जी, हाँ जी। जी, अपना नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं धर्म सिंह बोल रहा हूँ जी, गांव सुसनाल, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से जी। धर्म सिंह जी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से बोल रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। आपका क्या प्रश्न रहेगा हमारे एक्सपर्टों से? सर मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम सारा दिन घर में रहते हैं जी। तो हमारे टॉप फ्लोर पर रहते हैं जिसमें छत पड़ी हुई ऊपर से, तो उसमें तो कोई खतरा तो नहीं? बस यही मेरा प्रश्न है जी। नहीं, आप टॉप फ्लोर में रहते हैं और आपको लगता है कि टॉप फ्लोर में कोई खतरा तो नहीं है? जी सर, जी सर। आप इसी संदर्भ में, तो टॉप फ्लोर में आपको किस तरह का खतरे की जानकारी चाहिए? जैसे कोविड से जी कोई मतलब ऐसा खतरा तो नहीं, कोई बाढ़ भी हो सकता है, रहते तो घर के अंदर है जी सारा नहीं, दिन। आप अगर घर के अंदर रहते हैं तो आप बहुत ही बुद्धिमानते से आप अपना काम कर रहे हैं, और साथ में जितने भी जो हमारे को बार बार जानकारी दी जा रही है आप बहुत अच्छे तरीके से उसका पालन कर रहे हैं। रही बात टॉप फ्लोर में, तो मैं इसका जवाब आपको खुद ही दे देता हूं, क्योंकि ये जो विषाणु है ये अभी वातावरण में नहीं है, तो टॉप फ्लोर में रहने का इस बीमारी से कोई भी इसका रिलेशन नहीं है। आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। आप टॉप फ्लोर में रहिए। अगर ओपन है टॉप फ्लोर में तो खुली खुली सांसें लीजिए, वहां योगा व्यायाम कर सकते हैं, टहल सकते हैं, घूम सकते हैं, कोई भी खतरे की बात नहीं है। आपको सिर्फ सजग रहना और समझदार बनने की बात है। और बाकी रही जानकारी जो आपको आगे भी विस्तृत चाहिए, अभी इसी चर्चा में आगे भी जानकारी आएगी, आप जरूर सुनिएगा उसको। काफी कंफ्यूजन आवाम सच में ही डरी हुई है। इनका डर निकलना भी बहुत जरूरी है। और जब तक ये सारी बातें सामने नहीं आएंगी कि इसके क्या क्या विकल्प है, कैसे करना है। अक्सर ये देखा गया कि कई लोगों ने जो मास्क लगाने को हमने कहा है कि घर के बने मास्क लगाएं या बाहर से पहने मास्क लगाएं, और ट्रिपल एड की बात करते हैं, सर्जिकल मास्क की बात करते हैं, तो कई लोगों को यही नहीं पता है कि मास्क किस तरीके से लगाया जाए। वो शायद ये सोच रहे हैं कि इसने मास्क लगाया तो मुझे भी लगाना है। कईयों ने नाक से नीचे मास्क लगा रखा, कईयों ने ठोडी में रखा हुआ है, कईयों ने उसको उतार के अपनी जेब में रख दिया है, कईयों ने उसको फोल्ड करके किसी टेबल पे या कहीं और रख दिया गया। तो इसके बारे में भी जानकारी जानना आती है, अनिवार्य बन जाता है। इससे पहले हम एक जानकारी जरूर लेना चाहेंगे कि जो इसकी ट्रांसमिशन है, प्रोफेसर सरकार जी, इसकी ट्रांसमिशन जो है वो किस जरिए से और कितने मीटर से किस तरीके से होती है, जरा संक्षिप्त में बताइएगा। इसकी जो ट्रांसमिशन होते हैं मेन होते हैं ड्रॉपलेट मेथड से। जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन बात कर रहा है, स्नीजिंग कर रहा है, जो जोर से बात कर रहा है, कॉफिंग कर रहा है, तो ये मुंह से, उनकी मुंह का नाक से ड्रॉपलेट वातावरण में आ जाते। यूजुअली ये जो ड्रॉपलेट की साइज होते ये थोड़ा सा बड़ा होते, 5 माइक्रोमीटर से थोड़ा बड़ा होते, तो इसलिए ड्रॉपलेट 2 फीट की 6 फीट के अंदर ही गिर जाते। तो कोई आदमी उस पर्सन जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी 2 मीटर বা 6 फीट के अंदर खड़ा है, तो ये ड्रॉपलेट उसकी नेजल कैविटी से, माउथ से इसकी सांस नाली के अंदर जा सकता है और वहाँ डिपॉजिट होकर इन्फेक्शन कर सकते हैं। एक मैकेनिज्म है जी। दूसरा और भी कुछ चर्चा आजकल हो रहा है, अभी भी क्लियर नहीं है, वो है एरोसोल मेथड। इसमें मैंने अभी बोला था जो ड्रॉपलेट की साइज मोर देन 5 माइक्रोमीटर, बट कुछ केस में 5 माइक्रोमीटर से भी कम साइज हो सकता है ड्रॉपलेट की। तब ये वातावरण में ज़्यादा टाइम रहेंगे, 2-3 घंटा भी रह सकता है। अभी वो प्रूफ नहीं हुआ जे ऐसा एरोसोल मैकेनिज्म से भी इन्फेक्शन हो सकता है कि नहीं। कुछ स्टडी में स्टूल में भी वायरस कल्चर पॉजिटिव आया, बट अभी भी वो वाले प्रूफ नहीं हुआ जे फीकल मैटर से इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है कि नहीं। तो चलिए, हमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रखना, हमें यही मान के चलना है जो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से है तो उचित दूरी, उदाहरण के तौर पे जैसे मैं और आप 3 मीटर की दूरी पे बैठे हैं, तो अगर आप संक्रमित हैं तो मुझे खतरा नहीं है, कम हो सकता है। और अगर उसके साथ मास्क आपने लगा रखा है, खुद संक्रमित व्यक्ति को भी लगा रखा है, तो आप खतरे से दूर हो सकते हैं, तो कोई डरने की बात नहीं है। एक मैकेनिज्म है जो ड्रॉपलेट होते, ये नीचे जैसा आपकी टेबल के ऊपर गिर गया, आपने हाथ रखा टेबल के ऊपर, फिर आप हाथ अपना मुंह के ऊपर रखा, तो इससे भी ये स्प्रेड हो सकता है। तो चलिए, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के बारे में आप बता रहे थे कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एरोसोल्स में आएगा, बाद में आएगा। अभी हमें वो सब चीज़ें फॉलो करना ज़रूरी है। स्ट्रिक्टली अगर हम उसे फॉलो करेंगे तो एक कवच हमारे शरीर में बनेगा, जिससे कि हम अपने आप से किसी भी, हमारे जितने भी सानिध्य में लोग आ रहे हैं, परिवार के सदस्य हैं, समाज है और प्रदेश और देशवासी, हम उस प्रक्रिया से, उस मेथड से हम अपने आप को बचा सकते हैं। प्रोफेसर बलबीर सिंह वर्मा जी, जिस तरह से कि आए दिन चर्चा आ रही है कि लोगों को लग रहा है, जिस तरह से हमारे अभी भी दर्शकों ने जो श्रोताएं थे हमारे, वो ये बड़ा भ्रम है अभी भी कई लोगों में कि पता नहीं हमें तो नहीं हो जाएगा, हम इससे कितने बचाव हैं। टीवी में भी कई आता है कि मुझे कोरोना तो नहीं हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि हमारी जो इम्यूनिटी है, हमारी जो रोग प्रतिरोधक प्रणाली है,
उसको उजागर करने के लिए भी आजकल बहुत सेतु ऐप बने हुए हैं। आप भी आरोग्य ओपीडी अब चलाने वाले हैं। आपको क्या लगता है जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कैसे फाइट करती है इस संक्रमण से? बॉडी यूजुअली जो यंग लोग हैं और जिनको कोई भी कोमॉर्बिडिटीज नहीं है, यानी चलिए इसी प्रश्न को हम आगे दोहराते हैं। एक शायद कॉलर हमारे से जुड़ना चाह रहे हैं। हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। आप कहां से बोल रहे हैं और कौन बोल रहे हैं? मैं जी DR भार्गव कुल्लू से बोल रहा हूँ जी। भार्गव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। भार्गव जी, आपका क्या प्रश्न रहेगा? सर मैंने दो बातें पूछनी थी। एक तो जो हम लोग बैंक से पैसे ले आते हैं ना जी, ATM से। अब आप बैंक जाते हैं और वहां से पैसा हम ATM के द्वारा लेके आते हैं। जी भार्गव जी। हाँ जी, उसका प्रॉपर सर उसका सैनिटाइज करने का तरीका क्या है? एक ये, दूसरा जो हम बाजार से सब्जी और फल फूल ले आते हैं जी, जी उसको भी साफ करने का फिर कौन सी कोई विधि जो है वो कारगर है जी? जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। आपने जैसे बताया कि हम कहीं भी हाथ ना लगाएं, और हाथ लगाएं तो उसे बार बार कम से कम 20 सेकंड तक धोएं। अब आप बात कर रहे हैं जैसे ATM में जैसे आप नंबर डायल करते हैं, अपना पिन कोड लगाते हैं, उसके बाद जो नोट निकल के आ रहे हैं, आपको लगता है वो करेंसी हो सकता है कि ना जाने कितने लोगों ने उसे छुआ हो। तो प्रोफेसर बलबीर सिंह वर्मा जी, इसका जवाब भी आप ही को देना पड़ेगा। तो इनका प्रश्न वाजिब है कि नोट को कैसे पकड़ें, पिन को आप कैसे, जो कोड है उनको दबाने का, सेंसिटाइज करने का, और उनके द्वारा अपने आप को सेंसिटाइज करने का क्या मेथड है, और सब्जियों का किस तरह से डिसइंफेक्ट किया जाए। पहले तो मैंने कहा कि ATM जहाँ भी हैं, ATM मशीन जहाँ भी लगी हैं, वहाँ आजकल जो भी सिक्योरिटी गार्ड बैठा होता है वो सैनिटाइज़र लेके रहता है। अगर आपने बहुत सारी जगहों में देखा है, मैंने सैनिटाइज़र लेके बैठे होते हैं, तो आप अपना जब पिन डालते हैं और पैसे निकालते हैं तो दे गिव सैनिटाइज़र देते हैं जी। करने से पहले भी, आपका पैसे निकालने से पहले और पैसे निकालने के बाद भी। जहाँ तक पैसे की बात है, दिस इज़ थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट वाला ये सवाल है, बट बहुत सारे देशों में ये सिचुएशन और बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है। बट यूजुअली पैसे से संक्रमण नहीं होता है, बट ये डर ये हमेशा रहता है। बट पैसे को सैनिटाइज करने का कोई ज़्यादा उपाय नहीं है, इसीलिए हम बोलते हैं कि डिजिटल बनो। जब डिजिटल बनते हैं तो नेचुरली इस प्रोसेस को आप बाईपास कर देते हैं। और जहाँ तक सब्जियों का था, वो तो मैंने पहले भी कहा कि जब सब्जी आप ले आओ तो उसके बहते हुए पानी में, कोसे पानी में उसको धो के, अच्छी तरह धो के, वो उससे जो पॉसिबिलिटी है इन्फेक्शन फैलने की, उसको आप कम कर देते हैं। चलिए, आपने कहा डिजिटल बनेंगे, वो तो चलो अभी समय लगेगा थोड़ा। एक उदाहरण के तौर पे एक हमें कोई शख्स ये भी बता रहा था कि जो ATM से पैसे निकलते हैं या किसी पैसे में से, वो पानी में भिगो दें और साथ में उसको प्रेस कर लें, उसके बाद वो सूख जाएगा, उसका रंग भी नहीं निकलेगा और वो सैनिटाइज भी। क्या ये कारगर मेथड है? इट्स वेरी डिफिकल्ट रियली, बिकॉज नोट खराब होने का डर रहता है। बट अगर आप ऐसे ही बोलते तो नोट को ही प्रेस कर लिया जाए तो यस, इट इज नोन कि 60 डिग्री, 65-70 डिग्री के टेम्परेचर पे अगर उसको करते हैं तो डेफिनेटली वायरस के। जी जी। बट ये एक ख्याल रखें कि नोट ना जल जाए। जी जी जी। चलिए, एक शायद और कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हो। हेलो सर नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपकी आवाज बहुत मध्यम है। आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? जरा थोड़ी ऊंची आवाज में बात कीजिएगा। सर डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से बोल रहे सर। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से कौन सा बोल रहे हैं? केलियाराम बोल रहा हूँ जी, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से बेलियाराम। हाँ जी सर। जी बेलियाराम जी, बताइए आपका क्या प्रश्न रहेगा हमसे। न TV में अभी देखा ना जी हमने भाई, अभी डॉक्टर साहब से बात हो सकती है जी। तो जैसे मेरे को क्या डायबिटीज है, शुगर है, तो 111, 170 या 160 के बीच में, तो मुझे क्या क्या। बेलियाराम जी, आप अपनी आयु बताएंगे जरा? उम्र सर मेरी है जी 57 साल। आप मदिरा पान और धूम्रपान तो नहीं करते हैं? नहीं सर, ये तो बिल्कुल नहीं करते हैं। और आपकी जो डायबिटीज खाली पेट वाला जो आप शुगर लेवल है वो कितना बता रहे हैं? 111 जी। 111। तो मुझे तो लगता है 111 खाली पेट वाला आपका बिल्कुल नियंत्रण कंट्रोल में है। इससे जुड़ा आपका क्या प्रश्न है, बताइएगा। ना जैसे डायबिटीज है तो मतलब क्या क्या परहेज करने पड़ेंगे? जी बिल्कुल, हम आगे भी बताने वाले थे, पर चलिए बेलियाराम जी, अगर आपने पूछा है कि जो रिस्क ग्रुप हैं, मधुमेह से ग्रसित हैं, इनका क्या कंट्रोल रहना चाहिए, इनका खान पान किस तरह का रहना चाहिए, और इनका मानसिक और शारीरिक संतुलन किस तरह से, उसके क्या क्या विकल्प होने चाहिए। हाँ जी, ये जी बेलियाराम जी, मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने अपनी फास्टिंग 111 बताई, आपने ये नहीं बताया कि आपकी HbA1c यानी कि 3 महीने की शुगर कितनी है। पर ये मान के चलते कि अगर वो ठीक है तो आपका डायबिटीज़ कंट्रोल्ड है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई घबराने की बात है।
बस आपने ये करना है कि अपनी शुगर की मॉनिटरिंग ठीक रखनी है, अपने खान पान पे ध्यान रखना है, अपनी दवाइयाँ आपने रेगुलरली लेनी है, और जो हैंड हाइजीन, जो हाथ धोने की या सैनिटाइज़र के साथ और मास्क पहनने का, ये बहुत ज़रूरी है। मैं एक एडवाइस आपको दे सकता हूँ कि यंग लोग जो हैं, अगर आपके घर में कोई यंग हैं, बहुत यंग हैं, तो उनसे थोड़ा डिस्टेंस रखिए, क्योंकि यंग लोगों की इम्यूनिटी बेटर होती है। उनको इन्फेक्शन हो जाएगा तो वो उससे 80-85% ठीक हो जाएंगे। जो एज के साथ और जो बीमारियों के साथ होते हैं उनमें इन्फेक्शन ज़्यादा होने की, ज़्यादा सीवियर होने का चांस होता है। तो आपके घर में अगर यंग लोग हैं तो यंग लोगों से थोड़ा आप दूरी रखते हैं तो वो इन्फेक्शन यंग लोगों से आप जैसे लोगों को नहीं होगा। तो ये दूरी अगर बनाए रखते हैं तो उसमें भी आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। और आप अपनी दवाइयाँ ठीक से लो और अपना शुगर अगर कंट्रोल है तो मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी चीज़ घबराने की कोई बात है। तो बेलिया राम जी, शायद आपको आपके शुगर के टारगेट्स के बारे में पता लग गया होगा। जीवन शैली, दिनचर्या ठीक रखिए, खाने का टाइमिंग ठीक रखिए, पौष्टिक आहार रखिए, नियमित रूप से अपना देखभाल करें, व्यायाम करें, मानसिक तनाव से बचें, और जो निर्धारित आपको शुगर के लेवल्स बताए गए हैं, खाना खाने से पहले वाला अगर 70 और 110 के बीच रह रहा है, खाना खाने के बाद वाला 140 से नीचे रह रहा है, क्योंकि आप अभी ज़्यादा आपकी आयु नहीं है, और 140 और 180 के बीच भी अगर आपका शुगर खाना खाने के बाद रहता है तो आपका बिल्कुल बढ़िया कंट्रोल है। और जिस तरह से सर ने बताया, 3 महीने वाला जो शुगर स्टेटस है 7% से अगर नीचे रहता है तो आपको कोई भी डरने की बात नहीं, आपकी इम्यूनिटी बरकरार रहेगी। पर आपको वो सारी सावधानियां बरतनी है जो समय समय पर आपको बताई जा रही हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन और चिंता नहीं करनी। शायद आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। हमसे जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद बुद्धिराम जी। तो मैं थोड़ा इसकी रिलेटेड बताना चाहता हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कोविड-19 एंड डायबिटीज़। तो एक बात हम क्लियर करना चाहते हैं, जो डायबिटीज़ में कोविड-19 को इन्फेक्शन को कैच करने की ज़्यादा रिस्क नहीं है। बात अगर कैच इन्फेक्शन हो गया डायबिटीज पेशेंट को, बट वो इन्फेक्शन काफ़ी सीवियर होगा। मतलब उनकी इन्फेक्शन कैच करने की रिस्क सेम है एक हेल्दी पर्सन से, बट अगर इन्फेक्शन हो जाएंगे तो उसमें सीवियर इन्फेक्शन होने की रिस्क बहुत ज़्यादा होगा। एंड और एक इम्पॉर्टेंट बात है, डायबिटीज़ पेशेंट को अगर कोविड-19 हुआ, आपको पता है जो कोविड-19 वायरस है, वायरस सेल के अंदर जाने के लिए एक रिसेप्टर चाहिए, उसको बोलते हैं AC2 रिसेप्टर। ये रिसेप्टर पैंक्रियास में भी है। तो कोविड-19 पैंक्रियास में जाके पैंक्रियास को डिस्ट्रक्शन भी कर सकता है, उससे आपको डायबिटीज़ कंट्रोल थोड़ा बिगड़ जाने के चांस रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि प्राइमरी प्रिवेंशन है वो हर लेवल पे इंपॉर्टेंट बनती है। प्राइमरी प्रिवेंशन सेम होगा। yes. आप अपनी दिनचर्या को ठीक रखें और समय समय पर जो जानकारी आपको प्रदान की जा रही है उन पे बड़ी ईमानदारी से अमल करें। डॉक्टर साहब, आजकल ये भी देखा गया है कि कई लोग बोलते हैं, जैसे स्टडीज भी बोल रही हैं, कि जो मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, उनमें जो माइल्ड सा इन्फेक्शन होता है, और माइल्ड सा इन्फेक्शन से भी लोग बड़े कन्फ्यूजन में हैं और उन्हें बड़े भ्रमित हैं कि ये हल्का फुल्का सर्दी जुकाम बुखार हो गया, शायद कोरोना तो नहीं हो गया। तो क्या आप इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे कि माइल्ड सिम्टम्स कितने प्रतिशत लोगों में होता है, मॉडरेट टू सीवियर कितने में होता है, और वो जो क्रिटिकल की आप बात करते हैं वो लक्षण किस किस तरह के सिम्टम्स होते हैं? जी डॉक्टर साहब, एसिम्प्टोमेटिक यानी कि कोई भी तकलीफ नहीं हो, ये 20, 25 या इवन 30% तक हो सकता है। और एसिम्प्टोमेटिक कोई तकलीफ नहीं, और माइल्ड सिम्टम एनीथिंग बिटवीन 80 to 85% तक लोगों को होता है। तो 10 से 15% लोगों को मॉडरेट या बहुत सीवियर इन्फेक्शन होता है, और सीवियर इन्फेक्शन इज अराउंड 5%। वो वाले जो ग्रुप हैं, स्पेशली जो 60 से ऊपर हैं, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको हार्ट की बीमारी है, जिनको लंग की बीमारी है, जिनको कोई पुरानी बीमारी है, ये वाला ग्रुप है। तो इसमें सीवियर बीमारी होने की संभावना होती है। तो इस ग्रुप को स्पेशली केयरफुल रहना पड़ेगा। और स्पेशली मेरी एक और एडवाइस है कि जहाँ भी बुजुर्ग लोग हैं और जहाँ यंग लोग हैं एक फैमिली में, वो अलग अलग रहें तो उसमें बेहतर रहेगा। बिकॉज यंग लोगों में इन्फेक्शन होता है, सिम्टम्स भी नहीं होते हैं, सिम्टम्स स्प्रेड भी करते हैं, और वो ठीक भी स्प्रेड ज़्यादा करते हैं, ठीक हो जाते हैं। जहाँ तक कि एल्डरली हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनमें सिम्टम ज़्यादा होते हैं और उनमें थोड़ा सीवियर बीमारी भी ज़्यादा होती है। तो उन दो ग्रुप्स को अगर वो घर के अंदर भी अगर वो अलग रहते हैं तो भी ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो चलिए, एक शायद कॉलर हमारे साथ और जुड़ना चाह रहे हो। हेलो
हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार मैम, अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रही हैं ये बताइएगा। जी मेरा नाम मोनिका शर्मा है, मैं ठियोग से बोल रही हूँ। जी मोनिका शर्मा जी, आप ठियोग से बोल रही हैं, आपका क्या प्रश्न रहेगा और किस एक्सपर्ट से आप प्रश्न का जवाब मांगती हैं? सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कोविड-19 में बुजुर्ग और बच्चे या युवा अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? जी चलिए मोनिका जी, वैसे हम इस पे आ रहे थे पर आपने ये जवाब, जो आपका जवाब है ये हमारा उस जवाब से पहले आ गया। तो आप चाह रही हैं कि इम्यूनिटी है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, बुजुर्ग, बच्चे और मेरा ख्याल रोग प्रतिरोधक क्षमता तो सभी की अच्छी होनी चाहिए और ये समझना भी अति अनिवार्य है। चलो आपका इस प्रश्न का जो है उत्तर हम जानना चाहेंगे प्रोफेसर मलय सरकार जी से। इम्यूनिटी की बात करते हैं, हम बात करते हैं कई और भी पद्धतियां हैं। आजकल बोला गया है कि आप हल्दी खाएं, आप नींबू का सेवन करें, विटामिन सी लें, आप बोलते हैं आप च्यवनप्राश लें, उसमें भी कई औषधियां हैं जो बड़ी गुणकारी है, अच्छी बात है, लेना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट इम्यूनिटी को इंप्रूव करने के और क्या क्या विकल्प हैं, कैसे इम्यूनिटी को इंप्रूव किया जाए? तो आपने डाइट के ऊपर सबसे पहले बोला। डाइट में एक स्टडी ऑलरेडी हो चुका है साउथ कोरिया में, उन्होंने विटामिन सी खिला के देखा जी इससे कोविड-19 प्रिवेंशन की पावर डेफिनेटली इंक्रीज होते हैं। तो डेफिनेटली विटामिन सी एक टाइप की डाइट, वन ऑफ द पार्ट ऑफ द डाइट विटामिन सी होना चाहिए। बाकी प्रोटीन रिच डाइट खाना चाहिए जिससे बॉडी इम्यूनिटी ज़्यादा हो। कुछ और चीज़ है जो लॉकडाउन की टाइम हम कर सकता है, जैसा एक्सरसाइज व योगा कर सकता है, एंड साइंटिफिक प्रूवन है आप अगर एक्सरसाइज व योगा करेंगे इससे आपकी बॉडी इम्यूनिटी बूस्ट अप होगा। तो एक कुछ तरीका है जो हमें फॉलो करना चाहिए। और ये मास्क पहनना फिर क्यों ज़रूरी बन जाता है? पहले शुरू में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बताया था जे आम जनता को मास्क पहनने की जरूरी नहीं है। बाद में कुछ चेंज आया, मास्क इसलिए पड़ना है जे अगर हमें इन्फेक्शन है, अगर हम मास्क पहनेंगे तो मुझसे दूसरा को इन्फेक्शन नहीं जाएंगे। एंड सेकेंडली अगर आप मास्क पहनेंगे तो जो ट्रांसमीटर है, आपने अभी सवाल पूछा था जी एसिम्प्टोमेटिक ट्रांसमीटर, जिनको कोई सिम्टम नहीं है उनसे भी इन्फेक्शन दूसरा को हो सकता है ना, तो उससे भी मास्क बचाएंगे। तो बट प्रॉब्लम है जो आपको पता है दुनिया में मास्क की कमती है। N95 मास्क जो हेल्थ केयर पर्सनल के लिए ही होना चाहिए, इसलिए कपड़े की मास्क, कॉटन की मास्क, ये क्लॉथ की मास्क, ये आम जनता के लिए एडवाइस कर रहा है। तो वो घर में भी बना सकता है, उसको हम घर में साबुन से धो भी सकता है, उसको प्रॉपरली मेंटेन भी हो सकता है। तो चलिए, जैसे बात हो रही थी इम्यूनिटी पे, रोग प्रतिरोधक प्रणाली है जो क्षमता है हर आदमी की अपनी अपनी डिफरेंट है। बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम ज़्यादा हो सकती है, बड़ों में कम ज़्यादा हो सकती है, बुजुर्गों में भी कम ज़्यादा हो सकती है। ऐसा नहीं है कि उनकी बिल्कुल डिप्रेस्ड है, इसलिए बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है कि बुजुर्ग आदमी हो गया, 60 साल से ऊपर की श्रेणी में हो गया तो वो डर गए, उनकी शायद इम्यूनिटी कम होगी। अगर कोई व्यक्ति युवावस्था में भी नशे पानी में संलिप्त है तो हो सकता है उसकी इम्यूनिटी भी बिल्कुल कम हो जाए। अगर बच्चों में ओबेसिटी है, जंक फूड्स खाते हैं, प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं लेते, तो उनमें भी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो सकती है। और हमारी माँ बहनें अगर कुपोषण का शिकार हैं, एनीमिक हैं, तो उनमें भी रोग प्रतिरोधक क्षमता हो सकती है। तो सभी वर्गों के लिए ये बैलेंस डाइट होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तनाव मुक्त रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी कारणवश आप इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अच्छे अच्छे पदार्थों का भी सेवन कर रहे हैं पर तनाव से ग्रसित हैं, तो भी शायद वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी इम्यूनिटी को इफेक्ट कर सकती है। तो मोनिका जी, शायद आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। विटामिन सी बहुत ज़रूरी है अपने खाने में। जो सीजनल फल हैं और जो सब्जियां, उनका सेवन करना बहुत ज़रूरी है। खास तौर पे ये जो कोल्ड चेन में मेंटेन रखते हैं सब्जियां और फल, मेरा ख्याल इनमें जो उसका तत्व है, उसकी क्वांटिटी है, वो कम हो सकती है। इसलिए सीजनल फ्रूट जरूर खाएं, बैलेंस डाइट रहें, तनाव मुक्त रहें। किसी भी कारणवश आपको कोई भी बीमारी से ग्रसित हैं, उनके जो पैरामीटर्स हैं उनको नियंत्रण में रखें। अगर ये सब बातों का ध्यान देते हैं, सफाई का ध्यान देते हैं, निंद्रा अच्छी लेते हैं, योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज किसी भी रूप में करते हैं, तनाव से दूर रहते हैं, नशे पानी से दूर रहते हैं, पर्याप्त खाना खाते हैं, तो मुझे लगता है किसी भी वर्ग में इम्यूनिटी बिल्कुल कम नहीं हो सकती। ये सभी को समझना जरूरी है। आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था मोनिका जी, आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, हम बात सिम्टम्स की कर रहे थे। प्रोफेसर बलबीर सिंह वर्मा जी, आपने बताया 80 to 85% पेशेंट्स में एसिम्प्टोमेटिक भी होते हैं। ये जो क्रिटिकल पेशेंट्स है, जैसे फर्टिलिटी और मॉर्टेलिटी की बात करते हैं, हम बोलते हैं कि 2.3%, हम बोलते हैं कि इतने पेशेंट को आघात हो गया। वो आघात होने का क्या वो समय पे ना आए, या उनको कोमॉर्बिड ज़्यादा थी, या उनको किस तरह से कॉम्प्लिकेशन हुई जिससे कि उनकी मॉर्टेलिटी बढ़ गई? ये ICMR ने भी अभी स्टडी की है इंडिया में, जहाँ तक इंडिया की बात है,
75% जो मॉर्टेलिटी हुई है, जो 500 550 पेशेंट जो डेथ हुई है, उसमें 75% जो मॉर्टेलिटी हुई है वो मेनली 60 साल से उम्र वालों की हुई है, और मोस्टली उन लोगों में हुई है जिसमें उनमें कोमॉर्बिडिटीज थी, जैसे कि डायबिटीज। व्हेन आई से डायबिटीज, आई एम नॉट से कंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट की बीमारी, पुरानी कोई लंग की बीमारी, और कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई कैंसर, मल्टीपल कोई भी कोमॉर्बिडिटीज, उनमें डेथ हुई है। जो यंग लोग हैं 60 से नीचे, वहाँ सिर्फ 25% मॉर्टेलिटी हुई है। तो जैसे आपने कहा कि यंग लोगों में भी कभी कभी कोमॉर्बिडिटीज होती है, यंग डायबिटीज हो सकता है, यंग किसी को हार्ट फेलियर हो सकता है, तो उनमें भी फिर ये रिस्क ज़्यादा रहता है। तो स्पेशली एल्डरली, मैं इसीलिए बार बार ये स्ट्रेस कर रहा हूँ, जिसको भी कोमॉर्बिडिटीज हैं, अलग बीमारियाँ हैं, उनको थोड़ा खास ध्यान रखना पड़ेगा, और स्पेशली यंग लोगों के साथ कम से कम मिक्सअप हों, घर में भी बाहर भी। एक पिछले दशक में स्वाइन फ्लू आया था, बहुत त्रासदियाँ हुई थी उस टाइम भी, बहुत मासूम जिंदगियों को मौत के घाट उतरना पड़ा था। उस टाइम भी ऐसा ही कन्फ्यूजन बढ़ चढ़ के आता था, वो भी विषाणु जनित संक्रमण था उसमें भी। और आप एक ऐसे सिपाही हैं जो सच में ही काबिल तारीफ आपकी कार्यप्रणाली और कार्यकुशलता रही है। आप स्वाइन फ्लू के टाइम भी बहुत लड़ाइयाँ लड़ी आपने स्वाइन फ्लू से भी, और काफ़ी लोगों को ठीक किया। तो आपने उस दौरान कैसा बचाव किया, और अब जो आप कोविड-19 लड़ रहे हैं, अब आप स्टेट नोडल ऑफिसर हैं, तो अब उसमें और उसमें क्या भिन्नता आपको नजर आ रही है? क्या वो उसकी उग्रता ज़्यादा थी या इसकी उग्रता ज़्यादा? जो के स्वाइन सार्स, आपने सार्स की बारे में पूछ रहा हूँ, जो स्वाइन फ्लू, इसमें स्वाइन फ्लू में ये था जो वायरस, अगर आपने कोई पेशेंट खांस रहा है, वो वायरस बाहर आके इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरेंगे एंड देन मर जाएंगे, वो जिंदा नहीं रहेंगे। इन्फ्लुएंजा में भी ऐसा ही होते हैं। बट इस वायरस की जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये बाहर आके इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरेंगे एंड बहुत टाइम तक परसिस्ट करते। फॉर एग्जांपल, अगर प्लास्टिक के ऊपर एक सार्स कोविड-2 वायरस गिर गया तो इसमें 3 दिन तक परसिस्ट कर सकता है। कार्डबोर्ड में 24 आवर्स। तो ये इस वायरस की एक कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है इसको इन्फेक्शन स्प्रेड करने की पावर, एक आदमी से दूसरा आदमी को स्प्रेड करने की पावर ज़्यादा है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है ये एसिम्प्टोमेटिक फेज में भी इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है। तो इसकी रिलेशन में मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ। जब इन्फेक्शन बॉडी में जाते एंड जब हमने सिम्टम डेवलप करते, इस पीरियड को हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। वो इस वायरस के लिए एवरेज 5 to 7 डेज होते, किसी लोग को 14 डेज से भी ज़्यादा हो सकता है। सिम्टम होने की 2-3 दिन पहले से ही इसकी इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाते, उसको बोलते हैं प्री सिम्टोमेटिक फेज। तो ये सारी इस वायरस की एक कैरेक्टरिस्टिक है। केस फैटालिटी रेट उतने ज़्यादा नहीं है, बट अगर पेशेंट को कोमॉर्बिडिटी है तब केस फैटालिटी रेट ज़्यादा हो जाते। अगर पेशेंट को एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो गया, केस फैटालिटी रेट बहुत ज़्यादा हो जाता। एक शायद हमारे साथ श्रोता जुड़ना चाह रहे हैं। हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। आप कौन बोल रहे हैं? रामानंद शर्मा जी। रामानंद शर्मा जी कहाँ से बोल रहे हैं? रामपुर बुशहर। रामपुर बुशहर से रामानंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत बधाइयाँ पहले तो इस कार्यक्रम में जुड़ने से। आपकी जितनी भी समस्याएं उसको विस्तृत और डिटेल, कोई ऐसा चीज ना रह जाए जिससे कि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन बना रह जाए और जिससे कि उस ट्रांसमिशन की कड़ी को तोड़ने में हम असक्षम हो जाए। आपका प्रश्न क्या रहेगा जी? मेरा प्रश्न था जी, ये जो वाइल्ड एनिमल है, इससे भी फैलता है ये कोरोना वायरस? इनका कहना है कि जो वाइल्ड एनिमल है, नहीं, आप वाइल्ड की बात करेंगे, वाइल्ड की बात करेंगे कि पालतू की भी बात करेंगे? उसको लपेट लेते अपने में के, उसके बाद जो है वो चले जाते हैं, क्या इससे भी फैलता है? दूसरा प्रश्न था कि हस्बैंड और वाइफ को भी ये डिस्टेंस मेंटेन करता है, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इनका। एक तो इनका प्रश्न ये है कि क्या ये जंगली जानवरों से, तो जंगली जानवरों की तो उसमें तो शायद जंगली जानवरों का तो वास्ता कभी कभी पड़ता है, और इनका प्रश्न है कि जंगली जानवर या जानवरों से क्या ये संक्रमण फैल सकता है। दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग इनका क्वेश्चन है, क्या हस्बैंड वाइफ को भी दूरी बना के रखनी है या नहीं रखनी? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है इनका। तो ये वायरस शुरुआत हुआ था बैट में, चमगीदड़ बोलते हैं जो हिंदी में। तो ये वायरस बैट से ही आया था ह्यूमन में।
जो साइंटिस्ट ने सोच रहा है बैट से बीच में एक इंटरमीडिएट होस्ट है जो पेंगोलिन बोलते हैं, बैट पेंगोलिन होके ह्यूमन में आया था। इस वायरस की एक स्पीसीज जंपिंग की पावर है। आपने लास्ट एक डिकेड में देखेंगे ये जो कोरोना वायरस है इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है स्पीसीज जंपिंग, एनिमल से ह्यूमन जंप करने की पावर। वो सार्स में भी हुआ था 2002, एक मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम चल रहा है 2012 से, उसमें भी ये स्पीसीज जंपिंग हुआ था। इस वायरस में भी ऐसा ही हुआ था, बट अभी जो स्प्रेड हो रहा है ह्यूमन टू ह्यूमन। मतलब ये कहने का तात्पर्य है कि वाइल्ड से आया आदमी में, पर आदमी से आदमी में ही जा रहा है। आदमी तो बिल्कुल भी डरने की बात नहीं रामानंद जी। दूसरा जो उनकी क्वेश्चन था जो ह्यूमन से एनिमल में जाते कि नहीं, कुछ स्टडी अभी आया केस रिपोर्ट जिसमें पेट डॉग्स इवन लायन में भी इस वायरस को मिला है। जी, तो आपको क्या लगता है, चलो लायन से तो हम कभी कभार ही मिलेंगे, पर जो पेट डॉग है हमारा, क्या उसको भी दूरी बना के रखनी, उससे भी परहेज रखना है? नहीं, ऐसा तो स्टडी अभी है नहीं वो, बट मतलब अभी तो केस रिपोर्ट्स एनेक्डोटल रिपोर्ट्स आ रहे, बट कुछ स्टडी में यही दिखाया था जो एनिमल में भी इस वायरस मिला, बट ये कहाँ से आया, ह्यूमन टू एनिमल ये तो बोलना मुश्किल है जी। बट हस्बैंड वाइफ की दूरत्व डिस्टेंस तो हम जरूर बोलेंगे नहीं रखना चाहिए, बट आप पर्सनल हाइजीन मेंटेन करो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। मैं डॉक्टर विमल एक ऐड करूंगा इस हस्बैंड वाइफ के क्वेश्चन को, मैं दो तरीके से आंसर करूंगा। अगर हस्बैंड सपोज लेटर से वो मेडिकल पर्सनल है, वाइफ नॉन मेडिकल पर्सनल है, और जैसे हॉस्पिटल जाते हैं हस्बैंड या वाइफ जाती है, कोई भी जाता है, तो डेफिनेटली मैं एडवाइस करूंगा कि लेवल ऑफ कांटेक्ट कम रखें। बट अगर दोनों घर पे हैं या दोनों हॉस्पिटल में जाते हैं तब तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज दे आर गोइंग टुगेदर। बट जहाँ इवन फॉर एग्जांपल जैसे हमारे नर्सिंग स्टाफ हैं या पैरामेडिकल स्टाफ हैं, अगर वो एक इन्फेक्टेड इन्वायरमेंट में काम करते हैं तो घर में जहाँ पॉसिबल है अगर एक कमरा सेपरेट या टॉयलेट सेपरेट कर सकते हैं, ये प्रिकॉशन ले सकते हैं। बिकॉज बहुत सारी सिस्टर्स हैं हमारी, इनके बच्चे भी हैं घर पे, तो मेरा ये रहेगा उनको कि हस्बैंड को बच्चों को संभालने दो टाइम बीइंग के लिए, और सिस्टर्स थोड़ा सा अगर दूरी बनाए रखें, स्पेशली जो क्लोज कॉन्टैक्ट, तो उसमें भी डेफिनेटली फायदा हो सकता है। तो चलिए हस्बैंड वाइफ अभी कोई नहीं, हम मानवता की बात कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि प्राणी जो मानव प्राणी है अगर वो संक्रमित है तभी उससे दूरी बना के रखनी है, उसको आइसोलेशन करना है। अदरवाइज अगर वो ठीक है तो आप बिल्कुल भी दूरी ना बनाए, कोई मतभेद ना करें, दिलों से आपस में प्रेम और स्नेह रखें। साथ में एक प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, आए दिन आदमी ये बोल रहा है कि ये दवाएं आ गई, ये आ गया, वो आ गया, लोग परहेज कम कर रहे हैं, दवाओं के बारे में ज़्यादा जा रहे हैं। और कई डॉक्टर्स जो हैं, हर आदमी की जेब में डॉक्टर बना हुआ है, हर आदमी की जेब में डॉक्टर बैठा हुआ, गूगल डॉक्टर। वो देख लेते हैं कुछ और उनको लगता है कि अब ये शायद हमें रखना है, तो शायद ये गूगल डॉक्टर से कैसे सकारात्मक इनसे हम मैसेज लें, और कैसे नेगेटिविटी से बचें, और कैसे हम पॉजिटिविटी लाएं, और कैसे हम इसकी दवाओं के बारे में जानें, वैक्सीन के बारे में जानें। ये दवाओं का जो सेवन है आजकल, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की बात करते हैं, ऑलसिटामावीर की बात करते हैं, आप एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट की बात करते हैं, आप मैक्रोलाइड ऐसी कोई एंटीबायोटिक है उसकी बात करते हैं। तो संक्षिप्त में बताइए, क्या इसको लेना अनिवार्य है, क्या इसका कोई फायदे हैं या इसके नुकसान भी हो सकते हैं? आप प्लीज अपने डॉक्टर को ही कांटेक्ट करें। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन अवेलेबल है, बट एक बहुत सेलेक्ट ग्रुप के लिए एडवाइस है, वो डॉक्टर या जो हेल्थ केयर वर्कर जो कांटेक्ट है कोविड-19 पेशेंट्स के लिए, या कोई घर में कोई कोविड-19 पेशेंट है, उसकी क्वारंटाइन हो रही है, उसके कांटेक्ट में कोई उनके रिलेटिव या कोई अटेंडेंट्स या घर वाले कांटेक्ट में आते हैं, तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दी जा सकती है। मैं माफी चाहूंगा, शायद एक जो दर्शक है हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो हाँ जी, नमस्कार है आपका, इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जगमीत सिंह चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ। जगमीत सिंह जी, चंडीगढ़ से आपका हिमाचल स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह का माहौल चल रहा है आपके चंडीगढ़ में? चंडीगढ़ में लोग बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं, पर शायद मुझे लगता है कि वो जो मानसिक तनाव है वहां भी बना हुआ होगा। जी, मानसिक तनाव। तो चलिए आप अपना संक्षिप्त में बताइए, आपका क्या प्रश्न है? मैं ये पूछना चाहता था कि ये जो नॉन वेज है, फिश है, नॉन वेज आप बहुत बात करें, खासतौर पे मछली की बात कर रहे हैं, फिश की बात कर रहे हैं, ये आप ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? अच्छा जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनका। बोल रहे हैं कि नॉन वेज है, अब ये समुद्री प्राणी की बात कर रहे हैं, नदियों के प्राणी की, फिश की बात कर रहे हैं, क्या इसको खाने से कोई फायदा या नुकसान हो सकता है? ये जहाँ तक इवन डॉक्टर मलय सरकार ने भी बोला और आपने भी बोला कि प्रोटीन डाइट इट प्रोवाइड्स, बट एक बात आप याद रखें कि जब भी नॉनवेज खाएं उसको अच्छी तरह धोएं और प्रॉपरली कुक करें, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। चाहे वो आप मीट खाते हैं या चिकन खाते हैं या फिश खाते हैं, उसकी कुकिंग प्रॉपर हो। अगर उसकी कुकिंग प्रॉपर है तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो जगमीत सिंह जी, शायद आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा।
आप उसको अच्छी तरह पका के खाएं और सारे नियम अब बरतें। आपका हमारे स्टूडियो में जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल, नमस्कार। एक शायद कॉलर हमारे साथ दोबारा एक लाइन पे हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। सर मैं पंजाब से बोल रहा हूँ। आप जोर से बोलिएगा। आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं पंजाब से बोल रहा हूँ। आप पंजाब से अपना नाम बताइए और थोड़ी आवाज को थोड़ा आप ऊंची आवाज में बात कीजिएगा हमसे। सर मैं किरण बोल रहा हूँ पंजाब से। आप किरण बोल रहे हैं पंजाब से, बताइए आपका क्या प्रश्न रहेगा? सर आज के पेपर में मिला था जो मुंबई में जो न्यूज वाला थोड़ा आज 53 पॉजिटिव हुआ था जी, उसमें भी बिना सिम्टोम में हुआ था। मतलब आपका कहने का मतलब है कि न्यूज में मिला कि बिना सिम्टम के ही पॉजिटिव मिल गया। हाँ आज मुंबई में 53 लोग मिला था जी। तो और बाकी के न्यूज में बता रहा है जो इंडिया में जो पॉजिटिव हो रहा है 80% बिना सिम्टोम का पॉजिटिव हो रहा है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है किरण जी आपका पंजाब से। देखिए सारी व्यवस्था हमारे प्रशासन ने, डॉक्टरों ने और ये सारी जो कोरोना वॉरियर है, इन्होंने पहले ही सबसे पहले ये हिदायत दे दी प्राइमरी प्रिवेंशन की कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, अपने आप मास्क लगाएं, हाथ धोएं तरीके से, 20 सेकंड तक हाथ धोएं और साफ सुथरे रहें। ये सभी वो विकल्प हैं जिससे कि आप इस एसिम्प्टोमेटिक फेज से भी बाहर हो सकते हैं। इसीलिए बार बार आपसे निवेदन है कि इन सभी चीजों का पालन करें। रही बात, उस दौरान भी अपने आप को क्वारंटाइन करें और अगर बाय द वे किसी कारणवश एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है उसके लिए कोई स्पेशल आपकी सजेशन हो, ये किरण जी पंजाब से हमसे जुड़े हैं। एसिम्प्टोमेटिक हो, सिम्प्टोमेटिक हो, अगर डायग्नोसिस कंफर्म हो गया उनकी आइसोलेशन होना है, बाकी सारी चीज सेम तरीका से। अच्छा, आपको बिल्कुल सेम तरीका अपनान करना है किरण जी। शायद एक और कॉलर हमसे जुड़ गए हैं। नमस्कार जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, आप कहाँ से बोल रही हैं? शिमला से स्नेहा। स्नेहा जी शिमला से बोल रही हैं। आपका प्रश्न क्या रहेगा स्नेहा जी? डॉक्टर साहब जैसे सुनने में आ रहा है कि ये आंखों से भी इन्फेक्शन हो सकती है, क्या ये सच है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया। तभी तो हम बात करते हैं कि बार बार अपना मास्क जो लगाया हुआ है उसको अपने गंदे हाथों से, संक्रमित हाथों से बार बार मास्क में हाथ ना लगाएं, नाक में हाथ ना लगाएं और आंख में हाथ ना लगाएं, क्योंकि आंख में भी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है बहुत ही झिल्ली परत है, वहां भी अगर संक्रमण हो जाए तो भी आप संक्रमित हो सकते हैं। तो आप संक्रमित हाथ को बार बार धोएं और अननेसेसरी अपने आंख और नाक है और मुंह को ना छुएं। तो आपका हमारे इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कॉलर शायद एक और लाइन में है। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ नमस्कार जी, आप कौन बोल रही हैं जी? रीना बोल रही हूँ। हाँ रीना जी, आप कहाँ से बोल रही हैं और क्या प्रश्न है आपका? सर मेरा प्रश्न है कि मैं जो डॉक्टर बलबीर वर्मा के पेशेंट हूँ ना। आप प्रोफेसर बलबीर सिंह वर्मा जी के पेशेंट हैं? हाँ जी हाँ जी। किस चीज के पेशेंट है आप उनके? हाँ मेरे को 3 साल हो गई ना। नहीं, आपकी बीमारी किस डायग्नोसिस से आप उनके पास है? हाँ सर मेरी आंखों पे टीबी हो गई थी ना, तो मेरा हर मंथ जो है चेकअप होता है जी। 2 महीने के बाद दवाई डालनी पड़ती है आंखों में ना जी। तो फिर मेरा तो डॉक्टर से सवाल है कि अभी 2-3 महीनों से दवाई नहीं डाली है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है? ये आपकी पेशेंट है रीना जी, आपकी पेशेंट है जो कह रही है कि टीबी जो इनको आंखों की थी, तो ये दवाइयां डाल रही हैं, क्या 2-4 दिन ऊपर नीचे हो जाए तो इनको कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? नहीं रीना जी, जो मुझे याद है ये ट्यूबरकुलोसिस आंख का हुआ था और मुझे ये भी याद है कि वो बिल्कुल ठीक हो गया है। आप जो अगर आंख की कोई प्रॉब्लम है या पानी आता है तो दवाइयाँ डालिए, पर अगर आपको लगता है कुछ ज़्यादा तकलीफ हो रही है या कुछ और कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आंख वाले विशेषज्ञ को एक बार जरूर दिखा दें। जी रीना जी, आपको आपके प्रश्न का सवाल मिल गया होगा। आपका जुड़ने से बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए डॉक्टर साहब एक आखिरी में आपसे प्रश्न करते हैं, शॉर्ट में आप प्रश्न का जवाब दीजिएगा। वैक्सीन का क्या अभी रोल है और कब तक ये अवेलेबल हो पाएगी? वैक्सीन की तो अभी टाइम लगेंगे। अभी ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट हुआ बहुत सारी जगह में। वैसे वैक्सीन नहीं, बहुत सारी ड्रग्स की भी ट्रायल चल रहा है। इतने शॉर्ट टाइम में इतने ज़्यादा ट्रायल पहली बार ही हुआ था, हो रहा है। एक सॉलिडारिटी ट्रायल है WHO की, जिसमें आपको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, रेमडेसिविर है। तो कुछ दिन बाद हमें रिपोर्ट मिल जाएंगे जो ड्रग्स कौन सी इफेक्टिव होगा रैंडोमाइज कंट्रोल ट्रायल में। वैक्सीन होने आने में अभी टाइम लगेंगे। तो चलिए, आपके बहुत बहुत महत्वपूर्ण आपने सवालों के उत्तर दिए। मेरा सभी अपने प्रदेश और देशवासियों से ये अनुरोध रहेगा, विनम्र निवेदन रहेगा कि इस कोविड-19 से कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। हमारा अगर देश और देशों की अगर तुलना करें
कितने जो डेवलप्ड कंट्री थे, हमारे देश ने बहुत अच्छा काम किया, उसका सारा सहयोग जो है हमारी सरकारों को जाता है, और जो हमारी सरकारें आप बनाती हैं सब जनमानस को जाता है। आपने बड़ी ईमानदारी सूझबूझ से आगे भी साथ देना है, बिल्कुल नहीं डरना, बिल्कुल भ्रांतियों से बचना है, सकारात्मक सोच रखनी है, डाइट ठीक रखनी है, हाइजीन मेंटेन करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं उसका पूरा ईमानदारी से अमल करना है। अगर ये सभी आप बातों पर अमल करते हैं तो इस ट्रांसमिशन की कड़ी को तोड़ने में हम सक्षम रहेंगे। एक सैनिक की तरह हमें सबको आगे आना है। कोई भी जात पात मतभेद, कोई भी आपके पंथ हैं, कोई भी आपके धर्म हैं, उन सब से दूर रह के एक बहुत अच्छा संदेश कोरोना 19 ने दिया है कि सब मिलजुल के रहें। अगर मिलजुल के रहेंगे तो इस जंग को हम जरूर जीतेंगे, जीत जाओगे, जीत जाएंगे हम, तुम अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। ये सभी इसका संकल्प करते हुए आज इसको यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।